ओशो को लोग भगवान क्यों मानते हैं, जब ओशो खुद भगवान के आइडिया को ही रिजेक्ट कर चुके थे? I am against prayer. और क्यों उनके मेमोरियल पे ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड ओनली विजिटेड प्लेनेट अर्थ लिखा होता है? सवाल कई हैं और जवाब शायद आपको आज रात सोने ना दे। हम बात करेंगे ओशो की, जिसको एक भगवान माना जाता है, एक ऐसा भगवान जिसके पास 90 से ज्यादा रोल्स रॉयस थी, एक ऐसा भगवान जिसने अमेरिका के डेजर्ट में 64,000 एकड़ जमीन पर पूरा एक शहर खड़ा कर दिया था, अपना एयरपोर्ट, अपनी पुलिस फोर्स, अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और कुछ सालों बाद तो ओशो के इस मूवमेंट का नाम यूएस हिस्ट्री के लार्जेस्ट बायो टेरर अटैक से जुड़ गया था। उनके फॉलोअर्स उन्हें कहते थे भगवान श्री रजनीश, और आज हम उन्हें ओशो के नाम से जानते हैं। वो भगवान थे या एक अपराधी? आज की वीडियो में ओशो की लाइफ के सारे पहलू पे हम बात करेंगे। क्रिटिक्स के लिए ओशो कल्ट लीडर थे और गवर्नमेंट के लिए वो एक लीगल थ्रेट बन चुके थे। लेकिन रोल्स रॉयस और कंट्रोवर्सी से पहले वो सिर्फ एक छोटे से गांव के लड़के थे। नाम था चंद्रमोहन जैन। ना एम्पायर, ना आश्रम और ना कोई कंट्रोवर्सी। तो फिर कैसे एक सिंपल फिलॉसफी प्रोफेसर भगवान बना? और क्यों लोग कहते हैं नेवर बॉर्न नेवर डाइड ओनली विजिटेड दिस प्लेनेट अर्थ? चलिए शुरू करते हैं वहां से जहां से ये सब शुरू हुआ। दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश के कुचवाड़ा गांव में चंद्रमोहन जैन का जन्म एक जैन परिवार में हुआ। बचपन से ही उनका नेचर अलग था। वो टीचर्स से डिबेट करते, रिलीजियस रिचुअल्स को ओपनली क्वेश्चन करते और हर धर्म के साधु संत से सवाल पूछते। उन्होंने मेडिटेशन की हर टेक्निक ट्राई की, साथ ही 2000 साल पुरानी विज्ञान भैरव तंत्र की 112 टेक्निक्स भी ट्राई की। और 7 साल की उम्र में जब उनके नाना ने उनकी गोदी में दम तोड़ा, तब उनके अंदर एक गहरी तलाश शुरू हुई। जब वो 14 साल के थे, तब एक एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट किया था कि ये बच्चा अगले 7 साल से ज्यादा जी नहीं पाएगा, इसकी मौत हो जाएगी। ये बात उनके दिमाग में इतनी गहरी बैठ गई कि उन्होंने खुद सच जानने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया। वो 7 दिन तक चुपचाप बैठकर मौत का इंतजार करते रहे, लेकिन मौत नहीं आई, बल्कि इस एक्सपीरियंस ने उनके अंदर से मौत का डर ही खत्म कर दिया। और फिर 21 की उम्र में उन्होंने एनलाइटनमेंट एक्सपीरियंस किया। 26 साल की उम्र में वो जबलपुर यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी के प्रोफेसर बने। वो बहुत ब्रिलियंट थे, लेकिन उनका स्टाइल बिल्कुल अलग और अनऑर्थोडॉक्स था। इसी वजह से वो स्टूडेंट्स के बीच पॉपुलर भी हुए और कंट्रोवर्सी में भी रहे। उन्होंने गांधी और मदर टेरेसा जैसे नेशनल आइकॉन्स को ओपनली क्रिटिसाइज किया और पॉवर्टी और सेक्स जैसे टॉपिक्स पर भी बोल्ड और अनकॉमन व्यूज रखे। बाद में उनके लेक्चर्स सेक्स मैटर्स फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस के नाम से पब्लिश हुए, जिन्होंने उन्हें और ज्यादा फेमस और कंट्रोवर्शियल बना दिया। With one book, he got complete attention of 600 million people. With one simple, small booklet, From Sex to Super Consciousness. उनका कहना था कि सेक्स को पाप या गलत समझने की बजाय उसे एक नेचुरल फिनोमेना के रूप में एक्सेप्ट करना चाहिए। उस टाइम इंडिया में सेक्स पर ओपनली बात करना बहुत बड़ा टैबू था, इसलिए उनके व्यूज ने काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट की। हिंदू लीडर्स ने इसका विरोध किया और मीडिया ने भी इस मुद्दे को हाईलाइट किया, जिसके बाद इंडियन प्रेस ने उन्हें सेक्स गुरु कहना शुरू कर दिया। जिसके बाद कंट्रोवर्सी बढ़ी, लेकिन साथ ही उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी। लोग उन्हें सिर्फ सुनने नहीं बल्कि समझने के लिए आने लगे। 1962 में रजनीश ने अपने पहले मेडिटेशन सेंटर्स शुरू किए, जिन्हें जीवन जागृति केंद्र कहा गया, और मूवमेंट का नाम रखा गया जीवन जागृति आंदोलन। इसी दौरान स्टोरी में एंट्री होती है एक 21 साल की लड़की की, शीला जी, जो अपने फादर के साथ आश्रम आई थी। कहते हैं यहाँ पहली मुलाकात में ही उनके अंदर एक गहरी डिवोशन जाग गई। बाद में वही शीला जी माँ आनंद शीला बनी और आगे चलकर ओशो की पर्सनल सेक्रेटरी भी, जिसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल 9 साल टीचिंग के बाद रजनीश ने यूनिवर्सिटी जॉब छोड़ दी ताकि पूरी तरह रेजिंग ह्यूमन कॉन्शियसनेस पर फोकस कर सके। अब वो बड़े ग्राउंड्स में 20,000 से 50,000 लोगों को एड्रेस करने लगे। साल में 4 बार 10 दिन के मेडिटेशन कैंप्स करते और उनके हिंदी प्रवचन इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर इंडिया के बाहर भी फैलने लगे। फिर टाइम आया 1970s का, जब वियतनाम वॉर के बाद वेस्टर्न यूथ सिस्टम से डिल्यूजन हो चुका था। हिप्पी मूवमेंट टूट रहा था
और लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ आंसर्स ढूंढ रहे थे। इसी वैक्यूम को रजनीश ने फिल किया और यही वो समय था जब उन्होंने हजारों वेस्टर्न सीकर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। उन्होंने डायनामिक मेडिटेशन इंट्रोड्यूस की, जिसमें फास्ट ब्रीदिंग, इमोशनल रिलीज, डांसिंग और फिर साइलेंस शामिल थी। उनका मानना था कि मॉडर्न इंसान को पहले अपने अंदर का इमोशनल प्रेशर रिलीज करना होगा, तभी वो असली शांति को फील कर सकता है। 1970 में वो मुंबई शिफ्ट हुए और अपनी फाउंडेशन स्टार्ट की। उनका विजन एक बिल्कुल नए सोसाइटी का मॉडल था, जहां कम्युनिटीज ट्रेडिशनल फैमिलीज की जगह लें, मेडिटेशन ब्लाइंड बिलीफ की जगह ले और मेरिटोक्रेसी पॉलिटिक्स की। उनका मानना था कि न्यूक्लियर फैमिली अक्सर लिमिटेड बिलीफ्स देती है, इसीलिए बच्चों को मल्टीपल अवेयर और कॉन्शियस एडल्ट्स के बीच ग्रो करना चाहिए। 1971 में लोग उन्हें भगवान श्री रजनीश बुलाने लगे। अब वो रजनीश से भगवान रजनीश बन चुके थे। 1973 में ह्यूग मिल्ने की एंट्री हुई, जो बाद में भगवान रजनीश के बॉडीगार्ड बने। मिल्ने बताते हैं कि पहली मीटिंग में ही ओशो ने उन पर एक गहरा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाला, जैसे बिना ज्यादा बोले ही उन्होंने उन्हें डीपली इन्फ्लुएंस कर दिया हो। मिल्ने कहते हैं कि ओशो की पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग और परसुएसिव थी, जो डिसाइपल्स को इजीली अट्रैक्ट और इन्फ्लुएंस कर देती थी। लेकिन आगे चलकर ह्यूग मिल्ने ने कुछ शॉकिंग खुलासे भी किए, जिन्होंने ओशो की रियलिटी पर नए सवाल खड़े कर दिए, जिसे हम अभी आगे कवर करेंगे। 1974 में पुणे में श्री रजनीश आश्रम एस्टेब्लिश हुआ, जो एक टिपिकल आश्रम से बिल्कुल ही अलग था। यहाँ मेडिटेशन के साथ साथ थेरेपी ग्रुप्स और एनकाउंटर सेशंस होते थे और फॉरेन फॉलोअर्स को नए स्पिरिचुअल नेम्स और नारंगी कपड़े दिए जाते थे, जो उनकी नई आइडेंटिटी बन जाती थी। कुछ ही सालों में लाखों लोग यहाँ आ चुके थे। 700 से ज्यादा परमानेंट रेजिडेंट्स और हजारों विजिटर्स रेगुलरली आते थे। ओशो योगा, ज़ेन, तंत्र, बुद्धा और जीसस जैसे टॉपिक्स पर बोलते थे और उनके डिस्कोर्सेज बाद में 600 से ज्यादा बुक्स में कलेक्ट हुए और 50 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुए। उनकी पॉपुलैरिटी और इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन जैसे जैसे मूवमेंट ग्रो हुआ, पावर भी सेंट्रलाइज होने लगी और कंट्रोवर्सीज बढ़ने लगी। 1981 में पुणे आश्रम के आसपास बढ़ती टेंशन्स और अथॉरिटीज के प्रेशर के बीच भगवान रजनीश यूनाइटेड स्टेट्स के शहर ओरिगन में शिफ्ट हो गए। उनके डिसाइपल्स ने 64,000 एकड़ का एक बिग मडी रैंच खरीदा, जहां एक नई सिटी रजनीशपुरम खड़ी कर दी गई। एक बंजर रेगिस्तान को रोड्स, हाउसिंग, फार्म्स, लेक और प्राइवेट एयरपोर्ट के साथ सेल्फ सफिशिएंट कम्यून में बदल दिया गया। एयर रजनीश के नाम से एयरलाइन, अपनी पुलिस फोर्स और हजारों रेजिडेंट्स के साथ ये जगह जल्द ही एक थ्राइविंग स्पिरिचुअल सिटी बन गई, जहां फेस्टिवल्स में 15,000 तक लोग आते थे। इसी दौरान आज के ओशो अपनी 93 रोल्स रॉयस कार्स के कलेक्शन के लिए मशहूर हो गए। डिसाइपल्स चाहते थे कि साल के हर दिन के लिए उनके पास एक अलग कार हो। 1984 तक वो पब्लिक में बोलते नहीं थे, बस रोल्स रॉयस में स्लो ड्राइव करके लोगों को दर्शन देते थे। सपोर्टर्स के लिए ये रेगिस्तान में बनाया गया एक स्पिरिचुअल पैराडाइज था, लेकिन क्रिटिक्स को लगने लगा कि ये एक स्टेट के अंदर स्टेट बन रहा है और यहीं से टेंशन्स और ज्यादा बढ़ने लगी। 3 साल से ज्यादा समय तक ओशो ने पब्लिक टॉक्स नहीं दी और कम्यून की ऑपरेशनल पावर धीरे धीरे उनकी सेक्रेटरी मां अनंतशीला के हाथों में चली गई, जिनकी बात हमने अभी कुछ देर पहले की थी। अनंतशीला बोल्ड और अग्रेसिव थी और मीडिया के सामने मूवमेंट को स्ट्रांगली डिफेंड करती थी। Nobody will touch this home. And you tell your governors, you tell your attorney general, and all your bigoted pigs outside. पर रजनीशपुरम जिस लैंड पर बना था वो ऑफिशियली एग्रीकल्चरल यूज के लिए था और हजारों लोगों के रहने से आसपास के रेजिडेंट्स परेशान होने लगे थे। जब रिस्ट्रिक्शंस बढ़ी तो फॉलोअर्स ने पास के एक टाउन एंटीलोप में प्रॉपर्टीज खरीदकर वहां पॉलिटिकल कंट्रोल तक हासिल कर लिया और टाउन का नाम बदलने की कोशिश भी की। जो शुरू में एक स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट था, अब वो धीरे धीरे पॉलिटिकल सर्वाइवल की फाइट में बदलने लगा था। 1984 में वास्को कंट्री के इलेक्शंस नजदीक थे और पावर स्ट्रगल अपने पीक पर पहुंच चुका था। कंट्रोल हासिल करने की कोशिश में रजनीशीज ने ओरिगन के एक शहर द डेलस के एक रेस्टोरेंट्स के सैलेड बार्स में सैल्मोनेला मिला दिया, जिससे 700 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। हालांकि किसी की मौत नहीं हुई। फेडरल इन्वेस्टिगेशन ने बाद में रिवील किया कि इसके पीछे मूवमेंट के सीनियर मेंबर्स इंक्लूडिंग मां अनंतशीला शामिल थी। ये इंसिडेंट यूएस की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बायो टेरर अटैक माना गया, एक ऐसा मूवमेंट जब स्पिरिचुअल मूवमेंट की इमेज परमानेंटली बदल गई। इसी इंसिडेंट के बाद जो एम्पायर एक स्पिरिचुअल विजन से खड़ा हुआ था,
वो अब धीरे धीरे अंदर से टूटने लगा। 1985 में जब मां अनंतशीला अचानक यूरोप भाग गई, तब कम्यून की चमक के पीछे छुपी अंधेरी सच्चाई बाहर आने लगी। पॉइजनिंग, आर्सन, वायर टैपिंग और मर्डर अटेम्प्ट जैसे सीरियस एलिगेशन सामने आए। इस सब के बीच ओशो ने अपनी लंबी चुप्पी तोड़ दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा ब्लेम शीला पर डाल दिया और खुद अथॉरिटीज को इन्वेस्टिगेशंस के लिए इनवाइट किया, जबकि उनके बॉडीगार्ड का मानना है कि उन्हें शीला के प्लान्स के बारे में सब पता था। फिर शीला को 1984 के बायो टेरर अटैक के लिए गिल्टी मानकर जेल भेज दिया गया। सालों बाद दिए गए इंटरव्यूज में शीला ने कहा कि उनका रिश्ता ओशो के साथ फिजिकल नहीं था, पर इमोशनली बहुत गहरा था। उन्होंने ऐसा भी कहा कि मैं उनमें डूब चुकी थी। My role was I loved him, and that one must be clear about it. Anything more didn't matter to me. And it was for me so beautiful when he would say, Sheila, come. आयरॉनिकली डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने ओशो को एक स्पिरिचुअल गुरु के साथ साथ एक ग्रेट एंटरप्रेन्योर भी कहा। उनके बॉडीगार्ड मिलने बताते हैं कि ओशो में एक अजीब सा अट्रैक्शन था। लोग उनके लिए अपना घर परिवार छोड़ देते थे, 60 से 80 घंटों तक बिना पैसों के काम करते, सिर्फ उनके पास रहने के लिए। मिलने के हिसाब से ओशो एक बहरूपिया जैसे थे, जो सामने वाले की साइकोलॉजी को समझकर अपनी पर्सनैलिटी उसके हिसाब से बदल लेते थे। दर्शन के दौरान उन्हें लगता था मानो जैसे ओशो सीधा उनके मन को पढ़ रहे हों। लेकिन वक्त के साथ मिलने का भरोसा टूटने लगा। उन्होंने क्लेम किया कि ओशो उनकी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हुए थे। धीरे धीरे उन्हें महसूस हुआ कि आश्रम प्यार और मेडिटेशन से ज्यादा कंट्रोल और पावर का सिस्टम बन चुका है। फिर 1982 में उन्होंने आश्रम छोड़ दिया, इमोशनल ब्रेकडाउन फेस किया और बाद में अपनी किताब द गॉड दैट फेल्ड में लिखा कि ओरेगन शिफ्ट होना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। फिर अक्टूबर 28, 1985 के दिन ओशो को नॉर्थ कैरोलिना में इमिग्रेशन फ्रॉड चार्जेस के चलते रहते गन पॉइंट पर अरेस्ट किया गया। वो 12 दिन तक जेल में रहे और बाद में लगभग 21 देशों ने उन्हें एंट्री देने से मना कर दिया। आखिरकार 29 जुलाई 1986 को वो मुंबई वापस आए और फिर पुणे आश्रम को रिवाइव करने की कोशिश की। लेकिन तब तक ओरेगन का रजनीशपुरम एक घोस्ट टाउन बन चुका था। जो कभी एक स्पिरिचुअल किंगडम था, वो अब गिर चुका था और उसकी कहानी परमानेंट कंट्रोवर्सी के साथ हिस्ट्री में लिखी जा चुकी थी। जनवरी 1987 में ओशो ने पुणे आश्रम का नाम रजनीश धाम रखा और फिर से रोज 2 बार प्रवचन देना शुरू किया। दुनिया भर से लोग उन्हें सुनने वापस आने लगे, लेकिन उनकी हेल्थ अब पहले जैसी नहीं रही। वो कहते थे कि यूएस में उन्हें पॉइजन किया गया था और इसके पक्ष में डॉक्टर्स ने भी सिम्टम्स थैलियम पॉइजनिंग जैसे बताए थे। 1989 में उन्होंने भगवान नाम छोड़कर सिर्फ ओशो नाम अपना लिया। 19 जनवरी 1990 को यह कहते हुए कि एग्जिस्टेंस डिसाइड्स इट्स टाइमिंग, शांति से अपना शरीर छोड़ दिया। आज भी पुणे आश्रम, उनकी बुक्स और मेडिटेशन सेंटर्स उनकी लेगेसी को जिंदा रखे हुए हैं। आज भी ओशो के वर्ड्स लोगों को डीपली टच करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स से लेकर एकेडमिक रिसर्च तक में उनकी प्रेजेंस महसूस होती है। कुछ लोग उन्हें एनलाइटेंड मास्टर मानते हैं, तो कुछ उन्हें सिर्फ एक पावरफुल और करिश्मेटिक लीडर के रूप में देखते हैं। उन्होंने मेडिटेशन को मॉडर्न और रिलेटेबल बनाया और ट्रेडिशनल अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज भी किया। लेकिन जब उनका मूवमेंट पावर और पॉलिटिक्स के बीच आया, तब से चीजें बदल गई। उनकी सोच बहुत यूनिक थी, इसमें कोई शक नहीं। उनका मानना था कि एक इंसान की पहचान उनके शरीर या उनके काम से नहीं, बल्कि उस शून्यता से होती है जो कभी खत्म नहीं होती। उन्होंने फाइनली दुनिया के दिए हुए सारे लेबल्स को रिजेक्ट किया और शायद इसीलिए उनकी समाधि पे लिखा हुआ है, नेवर बॉर्न, नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट। ऑलवेज योर भाई, अरविंद कालिया।